सुप्रभात बच्चों। आज 10वीं कक्षा में मैं एक नया पाठ प्रारंभ करने जा रहा हूँ। इसका शीर्षक है लखनवी अंदाज और इसके लेखक हैं यशपाल। यशपाल जी हिंदी कथा साहित्य के एक जाने माने हस्ताक्षर हैं। इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की हैं, कहानियाँ, उपन्यास आदि के क्षेत्र में इनकी एक अपनी पहचान है। इनका जन्म 1903 ईस्वी में पंजाब के फिरोजपुर कैंट में हुआ था और 1976 में इनकी मृत्यु हुई। इनके प्रमुख कहानी संग्रह में ज्ञानदान, तर्क का तूफ़ान, पिंजड़े की उड़ान, वाह दुलिया, फूलों का कुर्ता आदि उल्लेखनीय है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास जिसने इनको बड़ी पहचान दिलाई वो झूठा सच। भारत पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था, उसी विभाजन की त्रासदी पर यह रचना है। यह जो झूठा सच उपन्यास है, ये उसी को आधार बना करके लिखा गया था। यशपाल जी ने अपनी इस रचना में समाज को एक संदेश दिया है। वो संदेश क्या है कि दिखावे की प्रवृत्ति जो आम तौर पर लोगों में हुआ करती है, हम जो होते हैं उससे बेहतर दिखने का प्रयास करते हैं, यह दिखावे की प्रवृत्ति कहलाती है। दिखावे की प्रवृत्ति कुछ हद तक तो ठीक है, चलता है, लेकिन जब अधिक हो जाती है तो हमारी स्थिति बड़ी हास्यास्पद हो जाती है। दूसरों के लिए हम मजाक के विषय बन जाते हैं, हास्य के पात्र बन जाते हैं। ऐसा ही कुछ इसमें हुआ है। और इसमें जो एक गंभीर संदेश है लेखक का, वो ये कि वो साहित्य में जो कुछ प्रवृत्तियां पनप रही थीं तत्कालीन समय में, कि बिना किसी गंभीर कथ्य के लोग साहित्य की रचना करने लगे थे, उस पर लेखक का बड़ा ज़बरदस्त व्यंग है। वो कहते हैं कि यदि खीरे को बिना खाए सूंघ कर पेट भरना संभव है, डकार आ सकता है, तो फिर बिना कथ्य के भी कहानियाँ लिखी जा सकती हैं। इस एक वाक्य में लेखक ने साहित्य की उस प्रवृत्ति पर एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया, एक व्यंग करके लोगों को सोचने को मजबूर किया है कि बिना किसी कथ्य के, बिना किसी कथानक के कहानी की रचना करना बिल्कुल वैसा ही है जैसे बिना खाए भूख मिट जाने का नाटक करना और समाज के सामने डकार मार करके यह दिखाना कि हाँ, वो तो सूंघ करके ही तृप्त हो गए। तो दो प्रमुख व्यंग बिंदु हैं इस पाठ में। एक तो जीवन में दिखावे की प्रवृत्ति अधिक जब हो जाती है, जब दिखावे की प्रवृत्ति की अधिकता आ जाती है, तो हमारा जो व्यवहार है, हमारा जो व्यक्तित्व है, वह दूसरों के लिए हास्य का विषय बन जाता है। हम मजाक के पात्र बन जाते हैं। दूसरा, बिना किसी गंभीर कथानक के साहित्य की रचना नहीं हो सकती। यदि ऐसा करने का प्रयास किया जाता है तो वह भी एक प्रकार से समाज के लिए व्यंग ही होता है, समाज के लिए हास्य का विषय ही बनता है, क्योंकि बिना आधार के निर्माण नहीं हो सकता। बिना आधार के जो निर्माण होगा वह कोरी कल्पना होगी और कोरी कल्पना से यथार्थ नहीं चलता, जीवन नहीं चलता।
साहित्य चूँकि हित से संबंधित है, जीवन के हित का ख्याल इसमें रखना होता है, सामूहिक कल्याण की भावना होती है, समाज की ठोस धरती को कुछ नई प्रेरणा देने की बात होती है। इसीलिए कथानक भी जो है वह भी यथार्थ जीवन से संबंधित चाहिए, तभी हम कुछ संदेश दे पाएंगे। आपने प्रेमचंद का नाम सुना, प्रेमचंद की बहुत सारी रचनाएं भी पढ़ी। प्रेमचंद का साहित्य यथार्थ की ठोस धरती पर टिका था, लेकिन यथार्थ के साथ ही उन्होंने अपना आदर्श भी समाज के सामने प्रस्तुत किया था। इसीलिए प्रेमचंद की रचनाओं को आदर्शोन्मुख यथार्थवादी रचनाएं कहा जाता है। यानी यथार्थ की ठोस धरती पर हमारे कदम हों, लेकिन नज़रें हमारी आदर्श के आसमान पर हों। समस्या समाज में है, उन समस्याओं पर हमारी रचना टिकी हो, लेकिन केवल समस्या को ही दिखा के हम नहीं छोड़ दें, बल्कि समस्या को समाधान की राह भी दिखाएं। यही साहित्य का उद्देश्य है। इसीलिए प्रेमचंद ने एक कदम आगे बढ़ कर के कहा था कि साहित्य समाज का दर्पण ही नहीं, दीपक भी है। दीपक मतलब रोशनी देने वाला, दीपक मतलब रास्ता दिखाने वाला, दीपक मतलब आगे बढ़ने को प्रेरित करने वाला। तो साहित्य का यह भी एक दायित्व है कि वह हमारे समाज की विद्रूपताओं को, हमारे समाज की गड़बड़ियों को रेखांकित करे, हमारा ध्यान आकृष्ट करे उस ओर, और फिर हमें उस समस्याओं के समाधान की राह दिखाने की ओर भी साहित्य प्रेरित करे। तभी समझा जाएगा कि साहित्य का सही उद्देश्य पूरा हो रहा है, साहित्य वास्तव में हित से जुड़ा हुआ है, वरना सिर्फ मनोरंजन साहित्य का उद्देश्य नहीं है। साहित्य वही है जिसमें हित का भाव हो, सामूहिक हित का भाव हो, और ये तभी हो सकता है जब वह साहित्य यथार्थ की ठोस धरती से जुड़ा हुआ हो। केवल कोरी कल्पना से सृजन किया गया साहित्य किसी काम का नहीं है। तो ये प्रमुख बात है इसमें। आप आइए इसमें देखते हैं कथानक क्या है कि लेखक लखनऊ से जाना चाह रहे थे कहीं, और रेल यात्रा का इसमें अनुभव है। रेलगाड़ी में आपको पता है कि कई प्रकार के क्लास होते हैं, कई प्रकार के यात्राओं के वर्ग होते हैं। जो हायर क्लास में चलते हैं, एसी 2 टायर 3 टायर फर्स्ट क्लास, उसके बाद सामान्य सेकंड क्लास, पहले थर्ड क्लास भी हुआ करता था, लेकिन आजकल थर्ड क्लास जो है वो सेकंड क्लास अनरिजर्व्ड जो बॉगी है वही थर्ड क्लास के बराबर है। थर्ड क्लास नाम की कोई चीज़ अब भारतीय रेल में नहीं है। तो जाहिर है कि इसके हिसाब से पैसे भी कम ज़्यादा होते हैं। जो अधिक हायर क्लास का है उसमें यात्रा महंगी है, जो लोअर क्लास है उसमें अपेक्षाकृत कम पैसे लगते हैं, यात्रा का किराया उसमें कम लगता है। तो चूँकि यात्रा बहुत लंबी दूरी की थी नहीं, इसीलिए लेखक ने सोचा कि चलो सेकंड क्लास में ही चलते हैं। और उसी यात्रा के दौरान ट्रेन खाली थी, भीड़ भाड़ नहीं थी, तो वो किसी टिकट लेकर के किसी सेकंड क्लास के कंपार्टमेंट में घुस गए तो देखा कि वहाँ पहले से एक लखनऊ के नवाब साहब बैठे हुए हैं, और नवाब साहब हैं, लेखक भी है। तो जब नवाब साहब ने देखा कि एकांत में खलल पड़ी, तो फिर पहले तो अनदेखा किया, क्योंकि अनुशासन का तकाजा है कि भाई कोई नया आदमी मिलता है तो अभिवादन हो। फिर यह भी भाव रहता है कि मैं पहले अभिवादन क्यों करूं, मैं तो बड़ा हूं, हर कोई अपने आप को बड़ा समझता है। तो उन्होंने लेखक से नज़रें चुराई, और लेखक ने भी सोचा कि छोड़ो, उन्हें जब अभिवादन नहीं करना है तो मैं ही क्यों करूं, मैं ही कौन सा कम हूं। तो ये भाव रहता है, इसमें कोई बहुत अस्वाभाविक बात नहीं है। हर व्यक्ति के अंदर अपने प्रति थोड़ा ऊपर का भाव
सम्मान का भाव रहता ही है। देखो, मैं जहाँ भी आ जाता, मैं का भाव ही मतलब श्रेष्ठता का भाव हो जाता है। कितना भी निकृष्ट से निकृष्ट आदमी भी क्यों ना हो, वह भी अपने को दूसरों से श्रेष्ठ मानता है। मुझे तो लगता है कि मैं का भाव मनुष्य के अंदर श्रेष्ठता का सृजन कर ही देता है। हर कोई जिसके साथ अपनत्व का भाव हो जाता है वो अच्छा लगने लगता है। मैं सबसे अच्छा आदमी, मेरा गांव दुनिया का सबसे अच्छा गांव, मेरा घर सबसे बढ़िया घर। तो ये मैं का, जहाँ भी मैं का भाव आ गया वो समझ लो श्रेष्ठता उसमें आ ही गई। इसीलिए हमें लगता है कि मैं और हम को हिंदी में व्याकरण में इस सर्वनाम को उत्तम पुरुष कहा जाता है। उत्तमता आ ही जाती है मैं के साथ। खैर, ये एक अलग विषय है। अब इसमें हम लखनवी अंदाज में आपको आज जो मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे प्रमुख बिंदु क्या है इसमें, इसी पर आज हम बात करेंगे। उसके बाद आपसे हम उम्मीद करेंगे कल आप इसका मुखर वाचन करके रखेंगे, फिर हम इसमें पूछताछ करेंगे, कुछ बातें आपसे सुनेंगे भी। तो पहली बात क्या है, पहला जिसमें लिखिए, पहला व्यंग्य बिंदु क्या है कि दिखावे की प्रवृत्ति की अधिकता हमारे व्यक्तित्व को हास्यास्पद बना देती है, हमें व्यंग का पात्र बना देती है, हमें मजाक का विषय बना देती है। दूसरा, साहित्य की रचना बिना ठोस कथानक के, यथार्थ पर टिके हुए ठोस कथानक के संभव नहीं है। यदि ऐसा होता है तो यह भी ठीक उसी तरह से है जैसे बिना खाए पेट भरने का, तृप्ति का नाटक करना। ठीक है, चलिए आज की चर्चा में इतना ही रहने दीजिए। धन्यवाद।